हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग। सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग किस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे कि कोई पिंड है या कोई यम द्रव्यमान का पार्टिकल है, जब वो सरल आवर्त गति करते हुए किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है या कितनी होती है, या कब इसकी वैल्यूज शून्य होते हैं, अब कब इसकी वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं और कब इसकी वैल्यूज निगेटिव होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग। पहले देखते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी इंग्लिश में बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हिंदी में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। डियर फ्रेंड्स, ऐसे कंपेयरिंग करके हम मानते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग क्या होगा। लेट अस कंसीडर, हम जानते हैं कि मानते हैं कि हमारा m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जो किसी पॉइंट O के परितः है। मान लिए m द्रव्यमान का हमारा कोई पार्टिकल है, किसी पॉइंट O के परितः यह गति कर रहा है। इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब गति करता है तो इसमें दो तरह की गति होते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा कि m द्रव्यमान का कोई अवयवी कण जब किसी अपने अक्ष के परितः गति करता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है, दो तरह की वेलोसिटी होती है। पहला तो उसका गति जो हो गया आवर्ती गति हो गया, दूसरा गति होता है उसका रेखीय वेग, जिसके नाम से हम जानते हैं रैखिक वेग की। कुछ रैखिक वेग भी होते हैं। तो रैखिक वेग और आवर्ती वेग से हम क्या अभिप्राय समझेंगे कि रैखिक वेग कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझते रहिएगा कि मान लो एक जग ले लो, उस जग में एक गोली का टुकड़ा डाल दो। अब उसको तेजी से हिलाओ। जब तेजी से हिलाओगे, जितना स्पीड तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे वो जग के या किसी बर्तन के पेंदी को पकड़ते पकड़ते या बर्तन के दीवार को पकड़ते पकड़ते ऊपर चला जाता है। जैसे जैसे तुम वेलोसिटी बढ़ाते हो, एक समय ऐसा आता है कि वो पार्टिकल मग से या उस बर्तन से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर जो उसी समय उस वेलोसिटी को तुम कम कर दो तो वो गोली पुनः उसके पेंदी पर आकर के बैठ जाता है। इससे क्या अभिप्राय मिलता है कि जैसे जैसे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है उसका रेंज भी क्या होता है? बढ़ता है। और जब पार्टिकल की वेलोसिटी घटती है तो उसका रेंज भी क्या होता है? घटता है। यानी कह सकते हैं किसी कण का किसी m द्रव्यमान का जो कण है उसका वेग सदैव उसके विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को आज हम प्रूव करेंगे कि कण का वेग किसी भी कण का वेग जो होता है उसके विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि अगर जो हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, उसका वेग बढ़ाएंगे तो उसको अधिक रेंज चाहिए, और अगर जो जैसे जैसे हम वेग घटाएंगे तो उसको कम रेंज चाहिए। इस प्रोसेस को हम सीखते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, यम द्रव्यमान का हमारा यहाँ अवयवी कण है। हम यहाँ लिख देते हैं कि यम द्रव्यमान का कोई अवयवी कण है जो आवर्ती गति कर रहा है। आवर्ती गति कर रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जानेंगे कि आवर्ती गति के साथ साथ इसका रैखिक गति भी होता है। अब आप लोग उदाहरण के तौर पे साइकिल चलाए होंगे, साइकिल को पानी में धुलते होंगे, पैडल को दबाते हैं, पिछली पहिए से पानी कुछ ऊपर फेंकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, मान लीजिए साइकिल का पहिया है तो ये पानी पे तुम टच करा करके और पैडल दाब रहे हो तो पानी ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता है, पानी ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता है। कुछ दूरी जाता है, अब पुनः ये क्या कर लेता है? कर्व बना के आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो पानी होगा कुछ दूरी सीधा जाता है, कुछ दूरी का जाता है सीधा जाता है, पुनः कर्व बना के क्या करता है? पानी का कण वापस आता है। तो कुछ एंगल बनते हैं। ये एंगल क्या होता है? थीटा होता है। यहाँ पर कुछ एंगल बना करके ये आगे उठता है। तो जितना दूरी ये पानी का पार्टिकल सीधा जाता है, इस वेग को बोलते हैं, यानी यह जो वेग प्राप्त होता है रैखिक वेग होता है उस कण का। ठीक इसी प्रकार हम इसमें समझते हैं कि आवर्ती गति करते हुए m द्रव्यमान का पार्टिकल जब गति करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है तो कुछ दूरी जाके ये सीधा गति करता है, यानी कुछ दूरी जाके सीधा निकल सकता है।
सीधा निकलने का प्रोसेस हो सकता है। तो जब सीधा निकलने की प्रोसेस होती है तो जो वेग इसमें होता है, इस वेग को यानी एक रेखा में जो गति करता हो उसे रैखिक वेग, जब वृत्त में गति करता है तो उसको आवर्ती गति कहते हैं। इस बात को याद रखे रहिएगा। तो इसी के डेरिवेशन की हम सत्यापन करेंगे कि कैसे इसमें प्रूफ होंगे। मान लीजिए कि यम द्रव्यमान का पार्टिकल है और यह गति कर रहा है, ये आवर्ती गति कर रहा है, इसके साथ साथ एक अगर जो इसकी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो सीधा गति करता है, तो उस वेग का नाम हो गया रैखिक वेग। रैखिक वेग, ध्यान से देखिएगा, रैखिक वेग। रैखिक वेग को किससे डिनोटेड करेंगे? भी से, कैपिटल भी याद रखे रहेगा। रैखिक वेग को भी से डिनोटेड करेंगे। हम मान लीजिए कि इसका यह क्या है, मूल बिंदु है और मूल बिंदु से एक परपेंडिकुलर लंब ड्रा किया गया है। जब ये पार्टिकल एम द्रव्यमान का पार्टिकल मूल बिंदु O से t समय में x अक्ष से, माना कि यह कौन सा अक्ष है, x अक्ष से एक पॉइंट P पर पहुंचता है तो कितना समय लेता है? t समय लेता है। जब t समय लेता है तो पहला चीज ध्यान से देखते चलिएगा कि यहां से कुछ इसके एंगल बंटते चले जाते हैं, कुछ इसके एंगल डिवाइड होते चले जाते हैं। मैं मान लिया यहां तक का इसका एंगल क्या है? थीटा है। यहां का जो कोण है इसका थीटा है। इस कोण को हम कहेंगे, थीटा कोण को कहेंगे कोणीय विस्थापन। याद रखिएगा, कोणीय विस्थापन। यानी जब ये पार्टिकल यहां से यानी एक्स पॉइंट से पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो कुछ दूरी तय करेगा, वो दूरी कौन है? थीटा है। अब कितने वेग से तय करेगा? कितने वेग से तय करेगा? मान लिए ओमेगा वेग से तय करेगा। इस वेग का नाम होगा कोणीय वेग। इस वेग का नाम क्या होगा? कोणीय वेग। यानी कोणीय वेग ओमेगा से गति करेगा। कितने समय में गति करेगा? समय इसका क्या होगा बाबू? t समय में ये गति करेगा। अब ये सीधा हमने बताया कि वेलोसिटी अगर तेजी से है तो बाहर निकल सकता है, वेलोसिटी अगर कम है तो यानी उसी के अंडरग्राउंड में रह सकता है। तो सीधा जब गति करेगा तो रैखिक वेग, और जब गोल गोल घूमेगा तो आवर्ती गति होगा ये पार्टिकल का। तो आगे ध्यान से देखिए, अब हम मानते हैं कि ये पार्टिकल कुछ यहां भी आ गया, यहां भी, यानी ये पार्टिकल यहीं से गति करते करते यहां P से Q पॉइंट पर आ गया। जब Q पॉइंट पे आ गया तो यहां भी इसका कुछ रैखिक वेग होगा, यहां भी कुछ इसका रैखिक वेग होगा। तो Q पॉइंट से भी इसका रैखिक वेग, यानी यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल ऑलरेडी कहीं भी ये पार्टिकल आ जाए, ऐसे कहीं भी ये पार्टिकल आ जाए तो इसका जो कोण बनेगा, सब जगह का जो कोण बनेगा वो ऑलरेडी का होगा, बराबर होगा। यानी पार्टिकल कहीं भी आवर्ती गति करते हुए अगर रैखिक गति करना चाहता है तो उसका जो एंगल बनता है वो ऑलरेडी सेम एंगल होते हैं हर जगह के। तो देखिए हमने मान लिया कि ये पार्टिकल कहाँ चला गया? P पॉइंट से Q पॉइंट पर चला गया, तो इसका जो एंगल है हमने फिर भी मान लिया यहाँ तक का क्या? थीटा है। अब देखते हैं ए पार्टिकल से हम एक परपेंडिकुलर लंब ड्रा कर देते हैं। यह है एक का कर देते हैं, लंब ड्रा कर देते हैं, यानी सीधा लंबवत एक लंब खींच देते हैं। जब लंब खींच देते हैं तब देखते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या प्रदान होती है। देखो अब हमने मान लिया कि मूल बिंदु O से, यानी मूल बिंदु O से जो लंब ड्रा किए हैं वो लंब हमारा कहां पर प्राप्त हो रहा है? मान लिया R पॉइंट पर, Q R पॉइंट पर, और O से R तक की दूरी कितनी है? Y है। यानी इसका पूरा परिणामी विस्थापन क्या है? Y है। और हम आप लोगों को ये बता चुके हैं कि आवर्ती गति करते हुए कोई पार्टिकल जितना अधिक विस्थापित हो जाता है वह उसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। उसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब मूल बिंदु O से ये पार्टिकल यहां से गति करना स्टार्ट किया तो अधिकतम दूरी कितना तय किया है? a दूरी तय किया है। कितना एंगल पर तय किया? थीटा कोण पर तय किया हुआ। अब देखो ध्यान से कि अगर जो यहां से थीटा एंगल बना रहा है तो ये रैखिक वेग वाला जो लंब हम डाले हैं तो इनके बीच भी कुछ एंगल बना रहा है। यह एंगल और यह एंगल एक दूसरे के एकांतर कोण है और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। जब ये लंब होगा तो इसका कुछ आधार ऊपर होगा। अभी मैं बताऊंगा कि इसका आधार यह होगा और इसका लंब यह होगा। ध्यान से देखिए, इस फिगर को समझते रहिएगा। जब इस फिगर को आप लोग समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा एकदम तरीके से। देखो हमारा जो फिगर है कुछ यह है, यह इसी फिगर को यानी Q पॉइंट को लेके चलते हैं।
ये क्यू पॉइंट मान लिया, क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लंब हम ऐसे यानी एक इस तरह का फिगर है, कुछ इन टाइप्स का फिगर है। देखो ध्यान से बाबू, ये जो एंगल है, यह जो एंगल है, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा एंगल है, यानी यह एंगल जो है हमने क्या मान लिया, थीटा कोण है। या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ इनके बीच का जो कोण मान सकते हैं वो भी थीटा हम मान सकते हैं। तो जिस जहां से एंगल खींची जाती है वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। जहां से एंगल खींची जाती है यानी कोण जहां से खींची जाती है, सीख लीजिएगा, वो क्या होता है, आधार होता है। अब आधार के यानी कोण के सामने की भुजा जो होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है, इक्वली है, यानी बराबर है, यानी यह रेखा और यह रेखा आपस में बराबर है। तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो यानी यह भुजा जब लंब तो यह भी भुजा क्या होगी, लंब, यानी यह भी क्या होगा, हमारा लंब होगा। अब ध्यान से देखते रहिएगा, ये लंब है और ये भी लंब है, तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा यह क्या हो जाएगा, y, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आयाम a, और यह क्या हो जाएगा, रैखिक वेग क्या हो जाएगा बाबू, v। और ध्यान से देखना, ये रैखिक वेग क्या है, v। अब जब हम इसे ऊर्ध्वाधर यानी आधार पर लेके जाएंगे, जब हम इसे यानी इस पॉइंट पर लेके आएंगे, इस v वेलोसिटी को, v वेग से गति कर रहा था, यानी ये जो पार्टिकल है v वेग, रैखिक वेग v से गति कर रहा था ना, रैखिक वेग v से गति कर रहा था, जब इसको आधार पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा यानी v cos थीटा, और जब इसे लंब पर लाएंगे तब इसका क्या हो जाएगा, v sin थीटा। यानी कभी भी कोई पार्टिकल जब यानी लंबवत आती है तो उसकी जो वैल्यूज होती है लामीज थ्योरम के अनुसार साइन थीटा, और लामीज थ्योरम के अनुसार अगर जो वो आधार पर आता है यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आती है तो उसकी वैल्यू होती है cos थीटा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ये दो घटक में वियोजित हो जाता है, एक cos थीटा में और एक इसमें होता है साइन थीटा में विभक्त हो जाती है। अब हम अगले प्रोसेस पर समझते हैं कि जो हमारा v रैखिक वेग v है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक v cos थीटा और एक हो गया v sin थीटा में। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अतः v बराबर v cos थीटा और v बराबर v sin थीटा, टू टाइप से। यानी जो एंगल है यहां से जो v वेलोसिटी है इस अक्ष पे आया तो v cos थीटा हो गया, और इस अक्ष पर आया यानी आधार लंब पर आया तो v sin थीटा हो गया। यानी दो कंडीशन रख लिया, ये सभी किसके बराबर हुआ, v के बराबर हो गया। अब देखना ध्यान से, आगे हम प्रोसेस समझाते हैं कि हम लोग पढ़े हैं v बराबर अभी अतः v बराबर v cos थीटा, ये किसके बराबर होगा, q के बराबर होगा। यानी q ऐसे बोल सकते हैं क्यू आर, ये लंब है ना, क्यू आर, और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं, मान लिया z एक्सिस, क्यू जेड बराबर क्या मान लिया, क्यू जेड इक्वल v बराबर v cos थीटा, और क्यू आर बराबर भी हमारा क्या होगा, v इक्वल v sin थीटा। अब ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे पार्टिकल की ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे यानी हाई पार्टिकल लंबवत आएगा, लंबवत हइयो लंब है, लंबवत आएगा तो इसकी ऊंचाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब बढ़ती जाएगी तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। यानी कहने का मतलब कि हम कोई टुकड़ा अगर जो ऊंचाई पर फेंकते हैं तो उसका वेग कम होता जाता है, और उसका जो ऊंचाई होती है यानी जो वेलोसिटी कम होती है तो पार्टिकल का होता जाता है, रुकता जाता है, ऐसी कंडीशन में होती है। ठीक कंडीशन यही है कि आवर्ती गति करते हुए कोई पार्टिकल जब मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, कुछ जगह पर यानी कुछ अपने मिडिल पॉइंट पर विरामा स्टेट में आ जाता है, यानी रेस्ट स्टेट में आ जाता है, रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि हमेशा साइन थीटा यानी लंब घटक पर वो हमेशा एक बार रुक जाता है, रुक के पुनः वापस आता है। तो इसमें साइन थीटा जो होती है, साइन थीटा की वैल्यू खत्म कर ली जाती है, इसलिए हम किसको लेकर के चलेंगे, cos थीटा वाले फलन को लेकर चलेंगे। अतः यहां से देखना, अतः हम इसे लिखने के प्रोसेस में किस तरह से लिख सकते हैं, v इक्वल v अंडर रूट, यहां से देखना अंडर रूट cos स्क्वायर
थीटा। कुछ इन टाइप से भी मैं लिख सकता हूं। इसे अगर जो cos थीटा को हमें जैसे x है, x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी हम x लिखे हैं। कहने का उद्देश्य क्या है हमारा, x है कि इस स्क्वायर से ए रूट हट जाएगा, यानी x ही लिखे हैं। तो वैसे हम cos थीटा को कैसे लिखें, cos स्क्वायर थीटा रूट में कर दिए हैं। तो दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, चूंकि हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि v बराबर v अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन टाइप से मैं निकाल सकता हूं। चूंकि आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, चूंकि हमें ज्ञात है, यहां याद रखिएगा, हमें ज्ञात है, पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, क्या ज्ञात है कि थीटा इक्वल ओमेगा बटे टी, थीटा इक्वल ओमेगा बटे टी, यानी कुछ इन टाइप से थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टी पढ़ाए, थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टी, जहां पर ओमेगा क्या था, कोणीय वेग था। ओमेगा क्या था, कोणीय वेग, और टी क्या होता है, समय, जो मैं बता चुका हूं, यानी थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टी। एक फार्मूला मैं आज पढ़ा रहा हूं, एक फार्मूला याद रखे रहिएगा कि रैखिक वेग, रैखिक वेग बराबर, रैखिक वेग बराबर त्वरण बटे, यहां याद रखना, त्वरण बटे कोणीय वेग, त्वरण बटे कोणीय वेग। इस बात को याद रखे रहिएगा, रैखिक वेग बराबर त्वरण बटे कोणीय वेग। अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे कि रैखिक वेग को हम किससे डिनोटेड किए हैं, v से, और त्वरण को हम किससे डिनोटेड करते हैं, त्वरण को त्वरण न लिख करके आयाम लिखते हैं, आयाम, आयाम। तो आयाम को हम किससे डिनोटेड किए हैं, a से, और कोणीय वेग को ओमेगा से। तो हमारा जो वैल्यू निकल सकता है, एक फार्मूला तो a बनता है, और सेकेंडरी फार्मूला हमारा जो बनता है आयाम का, हम एक तरह से और बताते हैं कि इसको याद रखे रहिएगा, आयाम बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, आयाम इक्वल, एक फार्मूला हमारा ये भी बनता है, आयाम बराबर रैखिक वेग, रैखिक वेग बटे कोणीय वेग, इसको याद रखे रहिए, कोणीय वेग। अब हम लोग यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि a इक्वल v बटे ओमेगा, a इक्वल v बटे ओमेगा। अब यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, v इक्वल a इंटू ओमेगा। कुछ इन टाइप से भी हमारे फार्मूले निकलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि a यानी v बराबर a ओमेगा और थीटा बराबर ओमेगा टी, हम ये दोनों वैल्यू इस समीकरण में ला करके क्या कर देंगे, रख देंगे। तब ऐसे यानी हम पाते हैं क्या, ऐसे, तब v बराबर, v की वैल्यू कितनी है बाबू, a इंटू ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। थीटा के जगह मुझे क्या लिखना है, ओमेगा इंटू टी। चूंकि अब देखो ध्यान से, चूंकि साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें कर्ण कौन है और लंब कौन है। यहां देखना, ए क्या है, ए हमारा क्या है, कर्ण है, इसका नाम क्या होगा, कर्ण, यानी ए हमारा कर्ण है और यह हमारा क्या है, लंब है, ये भी हमारा क्या है, लंब है। ये तो यानी ये जो हमारा लंब बना है, यहां से इस पोर्शन से लंब बना है, लेकिन यह हमारा क्या है, ये भी हमारा लंब है। तो ये कर्ण है और ये हमारा क्या है, लंब है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यानी लंब बटे कर्ण, फार्मूला पढ़े हो ना, यल ए एल बटे के ए। तो लंब, लंब कौन है बाबू, वाई, वाई, अब बटे कर्ण कौन है, ए। ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा के जगह वाई बाई ए। तो या करके ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी बराबर वाई बाई ए, यानी साइन ओमेगा टी बराबर वाई बाई ए भी हम रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी के जगह मैं वाई बाई टी रखेंगे, रखूंगा, तब देखिएगा कैसे प्राप्त होगा। अब v बराबर a इंटू ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह मुझे क्या लिखना है, वाई बाई ए, स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो देखिएगा a इंटू ओमेगा अंडर रूट मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो एक में, v बराबर तब हम क्या पाएंगे, a इंटू ओमेगा अंडर रूट 1 ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए से ए क्या हो जाएगा, यानी अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर ही आ जाएगा, तो कट जाएगा, मिलेगा क्या, ओमेगा, केवल ओमेगा यहाँ बचा है,
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी v इक्वल जो रैखिक वेग v प्राप्त होगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। इस समीकरण को हम लोग रैखिक वेग का समीकरण कहते हैं। अब देखिए इस समीकरण किन बातों पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम लोग आगे सीखते हैं कि ये जो समीकरण होता है किन बात पे डिपेंड करता है। अतः ऐसे लिख सकते हैं, अतः केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में यदि ऐसे मानते हैं, यदि हमारा आयाम किसके बराबर हो, विस्थापन के बराबर हो, यानी यदि आयाम विस्थापन के बराबर, y हमारा विस्थापन है, यानी y किसके बराबर हो, a के बराबर हो, y बराबर a हो, चाहे प्लस माइनस दोनों कंडीशन में प्लस a हो या माइनस a हो, तब रैखिक वेग क्या होगा, तब रैखिक वेग यानी रैखिक वेग कौन है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए, तो ए स्क्वायर तो अपनी जगह है, माइनस वाई के जगह मैं क्या लिखता हूं, ए स्क्वायर, तो कट के कितना हो जाएगा, 0, यानी रैखिक वेग क्या होगा, 0। कहने का मतलब जब हमारा विस्थापन आयाम के बराबर होता है, यानी है क्या है, वाई अक्ष है, यानी ओ से लेके यहां तक की दूरी जो वाई है यह इस आयाम के बराबर होता है, तो कण का रैखिक वेग क्या होता है, 0 होता है। अब फिर से समझिएगा कि यहां से कोई पार्टिकल अगर गति करना स्टार्ट करता है, मैक्सिमम पर पहुंचता है, तो कण रुक जाता है, उसकी रैखिक वेग क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, वहां पर कोणीय वेग भी उसका क्या होता है, 0 होता है। तो ध्यान से देखते चलिएगा। केस नंबर सेकंड की बात करता हूं, केस नंबर सेकंड, यदि y इक्वल 0 हो, तब y इक्वल 0 हो, तब कण का रैखिक वेग क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। इस फार्मूले में रखेंगे v इक्वल ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई के जगह मुझे क्या लिखना है, 0, तो अब ये रूट से बाहर यानी क्या में निकलेगा, बराबर करके ओमेगा और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी v इक्वल क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू ए। तब कह सकते हैं अगर जो हमारा विस्थापन 0 हो या विस्थापन 0 हो, y की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो हमारा जो रैखिक वेग प्राप्त होता है ओमेगा इंटू ए, यानी कोणीय वेग और आयाम के क्या होता है, बराबर होती है। तो यह जो कंडीशन हमें मिला कि रैखिक वेग सदैव कोणीय वेग और आयाम के गुणनफल के बराबर होती है, लेकिन अब ये रिलेशन कुछ बातों पर निर्भर करता है। मैंने अभी जस्ट कहा है कि जैसे जैसे हमारी आयाम बढ़ता है और आयाम इस विस्थापन के बराबर होता है, तो कोणीय वेग हमारा क्या होती है, तो हमारा वैल्यू जो होता है उसका क्या प्राप्त होता है, 0, यानी रैखिक वेग की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। लेकिन अब उनके बीच रैखिक वेग और विस्थापन के बीच संबंध, परस्पर संबंध किस बात का होता है, ध्यान से देखो। रैखिक वेग ऐसे कह दीजिएगा, रैखिक वेग सदैव विस्थापन के, जो हमारा विस्थापन होता है, विस्थापन के वेग क्रमानुपाती होता है, यानी v प्रोपोर्शनल 1/y, विस्थापन हमारा क्या है, y है, y के क्या होता है, वेग क्रमानुपाती होता है। तो रैखिक वेग कहेंगे कि अगर जो रैखिक वेग का मान बढ़ा देंगे तो जो हमारा विस्थापन होगा उसका मान में कमी होगी, अगर जो रैखिक मान को घटा दें, यानी रैखिक वेग के मान को घटा देंगे तो विस्थापन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अतः ऐसे कह सकते हैं कि रैखिक वेग, अधिक वेलोसिटी के पार्टिकल का जो रैखिक वेग होता है बहुत ही कम होता है, यानी बहुत तेजी से गति करने वाला जो पार्टिकल होता है उसका रैखिक वेग बहुत कम होता है और उसका विस्थापन बहुत अधिक होता है। जैसे पृथ्वी, मान लिए इसका जो वेलोसिटी है 30 km प्रति सेकंड है, 30 km प्रति सेकंड है, तो ये बहुत सूर्य से बहुत दूरी में बहुत बड़ा त्रिज्या बना के चल रहा होगा। अगर बहुत बड़ा त्रिज्या न बनाता हो, कम में दूरी में रोटेशन करता, 365 दिन के अतिरिक्त 65 दिन में अगर गति करता तो इसे कम रेंज में होता है और इसका रैखिक वेग बहुत अधिक होता है।
यानी कह सकते हैं कि बहुत अधिक वेलोसिटी जिस पार्टिकल की होगी, बहुत तेज वो गति करता होगा, उसका रैखिक वेग बहुत कम होता है और उसका विस्थापन बहुत दूर तक का होता है। अगर जो रैखिक वेग कम है तो विस्थापन अधिक, अगर जो रैखिक वेग अधिक है तो समझ लीजिएगा विस्थापन बहुत कम होगा। ये कंडीशन हमारी होती है, यानी इनके बीच रैखिक वेग का, जो कण का रैखिक वेग होगा तो होता है, उसका इस संबंध है। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।